लालू मुलायम अखिलेश के उस नए सियासी संदेश की जिसने सूबे की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि सोमवार को लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के वक्त अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इस बैठक में सूबे की सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि जब से लालू प्रसाद यादव जेल से छूटकर आए हैं वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या यूपी में एक बड़े दांव की तैयारी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव से पहले बढ़ी हलचल, क्या यूपी फतेह कर पाएगा लालू मुलायम का संगम। यूपी चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन इस एक तस्वीर ने सूबे की सियासत में तूफान ला दिया है। सोमवार को जब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे तो पूरे देश की निगाहें इस मुलाकात पर टिक गई। अखिलेश यादव ने चाय पर हुई इस चर्चा की तस्वीर को ट्विटर हैंडल पर साझा की। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने इस मुलाकात को समाजवाद का नाम दिया। लालू ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई हैं। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। वही जानकार इस मुलाकात को 2022 से पहले की रणनीति के तौर पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन अब सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर बात करें तो आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में एक मुलाकात हुई जिसमें चाय पर बातचीत हुई और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। जाहिर तौर से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों तमाम तरह छोटे विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने अपने एक बयान में कहा भी है कि सपा के दरवाजे तमाम सारे विपक्षी दलों के लिए खुले हैं। जो भी सपा से बातचीत करना चाहें उनका सपा में स्वागत है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सपा के ही मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने कहा है कि चुनाव के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस को एक साथ हो जाना चाहिए और भाजपा को रोकना चाहिए। जाहिर तौर से बात है कि दिल्ली में आज ये जो मुलाकात हुई है काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल जब से लालू प्रसाद यादव जेल से छूटकर आए हैं, राजनीति में फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात की। उनकी एक मुलाकात एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ भी हुई। ऐसे में लालू का मुलायम से मुलाकात करना मायने रखता है। दरअसल लालू तमाम राजनीतिक दलों से बात कर समान विचारधाराओं के दलों को साथ लाकर एक बड़ी मोर्चाबंदी करने की कोशिश में जुटे हैं। उधर अखिलेश यादव भी लगातार यूपी चुनाव को सपा बनाम भाजपा बनाने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने बसपा और कांग्रेस पर सवाल दागते हुए पूछा कि वो बताएं उनकी लड़ाई भाजपा से है या फिर सपा से। अखिलेश का ये कहने का मतलब साफ और सीधा है कि यूपी में भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो खुद समाजवादी पार्टी है। वहीं जानकारों को लगता है कि कांग्रेस और बसपा जितना दम लगाएंगे उतना ही सपा को नुकसान और भाजपा को फायदा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सपा को वॉकओवर देगी जैसे उसने बंगाल में टीएमसी को दिया था, क्योंकि सच यही है कि लालू कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूला कितना काम करता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात दिल्ली के उस नाश्ते की जिसका रास्ता सीधा लखनऊ को जाता है, क्योंकि जहां लालू प्रसाद यादव विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं।
मंगलवार को राहुल ने विपक्ष के सभी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया है, तो वहीं भाजपा विपक्ष की एकजुटता को तोड़ने के लिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक करने जा रही है। अब सरकार और विपक्ष की इन तमाम रणनीति पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या यूपी चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान तो नहीं होने वाला है? सरकार वर्सेस विपक्ष की एकता, कौन बनेगा 22 का विजेता? विपक्षी सांसदों को राहुल गांधी की नाश्ते वाली दावत, जेपी नड्डा करेंगे महासचिवों के साथ मंथन। सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। मॉनसून सत्र को शुरू हुए एक पखवाड़ा बीतने वाला है, लेकिन काम ढेले भर का नहीं हुआ। किसान आंदोलन, पेगासस जासूसी से लेकर महंगाई पर पहले दिन से शुरू हुआ गतिरोध अब तक कायम है। नारेबाजी कर रहे हैं, प्रक्रिया ले रहे हैं, ये सदन के लिए उपयुक्त नहीं है और हमारी संसदीय परंपराओं के भी उपयुक्त नहीं है। और अब विपक्षी एकता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने विपक्ष के सभी सांसदों को नाश्ते का न्योता भेजा है। मतलब जो हंगामा अब तक हो रहा था वो सिर्फ ट्रेलर भर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में एक भी दिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अब तक की अगर बात करें तो लगभग 133 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का बर्बाद हो चुका है संसद की कार्यवाही न चलने को लेकर। वहीं अगर अब बात करें तो राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को एक करने के लिए कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। इसमें अगर बात करें तो लगभग 14 से 15 दलों को निमंत्रण भी भेजा गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, इसके अलावा और भी कई अन्य दल हैं जिनको ये निमंत्रण भेजा गया है। जाहिर तौर से बात है कि सदन के अंदर जिस तरीके से पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और लगातार कांग्रेस सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव दे रही है कि सरकार सबसे पहले पेगासस को लेकर अपना जवाब दे। जानकारी के मुताबिक विपक्ष संसद के बाहर एक समानांतर संसद सत्र चलाने के मूड में है, ताकि एकजुट होकर सरकार को घेरा जा सके। यही वजह है कि राहुल गांधी ने सभी विपक्षी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया है। राहुल गांधी की ये नाश्ते वाली दावत दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी, जहां दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करते नजर आए हों। इससे पहले राहुल गांधी विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनकी नाश्ते वाली पॉलिटिक्स कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा, क्योंकि राहुल सरकार को घेरने की कोशिश में है। वहीं भाजपा 4 अगस्त को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें भाजपा के सभी महासचिव शामिल होंगे। माना जा रहा कि इसमें आने वाले तमाम चुनावों से लेकर विपक्ष की हर एक रणनीति पर चिंतन मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 अगस्त को बीजेपी के सभी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में किस तरीके से संगठन की तैयारियां की जाए, संगठन के तमाम सारे लोगों को किस तरीके से कामकाज सौंपा जाए, इसको लेकर मंत्रणा होगी। अगर बात करें तो पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिन 4 राज्यों में उसकी शासन है वहां पे सत्ता फिर से अर्जित किया जाए। दरअसल भाजपा की नजर इस वक्त यूपी चुनाव पर है। हाल ही में भाजपा ने यूपी के सांसदों के साथ 2 दिन की चर्चा भी की थी और अब भाजपा यूपी समेत देश में चल रहे तमाम एजेंडों पर बड़ी चर्चा करने जा रही है। मतलब जहां राहुल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है, वहीं भाजपा अपनी रणनीति से विपक्ष की हर चाल को फेल करने की तैयारी में। अब किसकी कोशिश रंग लाएगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पलायन के पोस्टर कांड की। मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि परिवारों का आरोप है कि जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वहां एक समुदाय के द्वारा उन्हें साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है और अब ये परिवार पलायन करने पर मजबूर।
मुरादाबाद को कैराना बनाने की साजिश किसने रचाई? इक्यासी हिंदू परिवारों के सामूहिक पलायन से सूबे की राजनीति गरमाई। पलायन सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक दर्द है जिसकी पीड़ा से मुरादाबाद के 81 परिवार कराह रहे हैं, जिसकी गवाही दे रहे हैं घर घर पर लगे ये पलायन के पोस्टर। ये मुरादाबाद की पौष कॉलोनी लाजपत नगर का हाल है, जहां 81 परिवारों ने एक साथ पलायन की चेतावनी देकर हड़कंप मचा दिया है। ये लाजपत नगर में पिछले 3-4 सालों से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं उन्हें जबरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे ओश डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं जिससे दिक्कत आती है यहाँ पे और जो लोग रहने वाले हैं। तो इसलिए इस कॉलोनी के 81 परिवार हैं, 81 घर हैं यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है। इस पौष कॉलोनी के बाहर में एक बैनर लटका हुआ है जिसमें सामूहिक पलायन की बात लिख दी गई है। साफ साफ कहा गया कि दूसरे समुदाय के लोग परेशान कर रहे हैं, घरों के बाहर मांस और हड्डियां फेंक रहे हैं। अब अपनी ही कॉलोनी में रहना मुश्किल हो गया है। जो लोग मुरादाबाद को जानते और समझते हैं उन्हें मालूम है लाजपत नगर यहाँ का एक पौष इलाका है, लेकिन अब यहाँ रहने वाले कुछ लोगों की शिकायत है कि उनकी कॉलोनी में कुछ सालों से दूसरे समुदाय के लोग आकर बस गए हैं, जो उन्हें परेशान करते हैं। लोगों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग घर की छतों पर भीड़ बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं और लड़कियों को परेशानी होती है। मुरादाबाद के लाजपत नगर कॉलोनी का ये शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं कि शिव मंदिर के चारों तरफ जो मकान हैं उन पर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा गया है कि सामूहिक पलायन, शिव मंदिर कॉलोनी लाजपत नगर मुरादाबाद, पूरी बिकाऊ है, संपर्क करें। यहाँ इस कॉलोनी के लगभग 80 से ज़्यादा मकान इस तरह के हैं जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर, और उन्होंने अपने तमाम मकानों पर इसी तरह के पोस्टर लगा दिए हैं। और ये तमाम लोग जो हैं इस कॉलोनी में अपने घर जो हैं वो बेच करके जाने की धमकी दे रहे हैं, पलायन सामूहिक करने की धमकी दे रहे हैं। अभी अभी मुरादाबाद के ACM और CO कटघर जो है यहाँ इलाके के लोगों से बात करने आए थे। पलायन की धमकी देने वाले परिवारों की माने तो कॉलोनी के मकान साजिश के तहत महंगे दामों का लालच देकर खरीदे जा रहे हैं। ऐसा कोई खास वो नहीं हुआ है। यहाँ के जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने अपनी बात जो है वो DM साहब तक पहुँचाने की कोशिश की है। पलायन की जो उनकी शिकायतें थी वो शिकायतें उन्होंने जो है वो ADM साहब और उनके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी परेशानी है उसको DM साहब तक पहुंचाकर उनसे मिलकर जो है क्या आश्वासन दिया? जो दूसरे अभी नहीं अभी ऐसा कोई आश्वासन या अभी ऐसी कोई इस विषय में इतनी वो नहीं हुई है। अभी सिर्फ ये है कि पहले DM साहब से जाकर सारी बातों पे चर्चा की जाएगी कि जैसे DM साहब कहते हैं मिलकर बैठकर बात की जाएगी। लेकिन सामूहिक पलायन की खबर से हड़कंप मच गया है। DM से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मामले की जाँच में जुट गए हैं। कुछ मुद्दों पे जो है इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी चूंकि मुझे DM साहब को बताना है, उसके बाद DM साहब को बताने के, चूंकि मैं उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता फिलहाल। ये जो पोस्टर तो आप जो है इसके बारे में जो है मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं वो DM साहब को बताऊंगा। वहीं पलायन की चर्चा के बाद सियासत भी शुरू हो गई। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद शिवसेना ने कॉलोनी को बचाने के लिए समिति बनाने की वकालत कर दी। यहाँ पर पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग, आपको ये पता कि शहर की परिस्थितियाँ कैसी है और मुजफ्फरनगर में भी इससे पहले यही परिस्थितियाँ बन करके आई थी। पूरे जब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो बिना सहमति के नहीं खरीदी जाती। यहाँ के लोगों की सहमति नहीं है कि इस टाइप से लोगों की खरीदारी हो और दूसरे सब लोग आकर के इसमें करें। तो इन्होंने सारी बात प्रशासनिक अधिकारियों तक गई और आज माहौल इतना यहाँ का खराब हुआ कि यहाँ लोग पलायन करने की स्थिति में। उन्होंने क्या है कि आपकी बात को पूरा सुना जाएगा और यहाँ की एक समिति बनेगी जिसके लिए कल DM साहब और SSP साहब से वार्ता होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साजिश के तहत पलायन की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि पलायन की ये कोई पहली घटना नहीं है। कैराना जैसी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे में
इन परिवारों को बचाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा, ये भी देखना होगा। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। बात प्रयागराज टू टोक्यो चक दे इंडिया की, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। लेकिन इसमें बड़ा योगदान है प्रयागराज की बेटियों का, जिनका गुणगान पूरा देश कर रहा है। क्योंकि अगर सेमीफाइनल जीत लिया तो 4 दशक पुराना सपना साकार हो जाएगा। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है तो आज इस लेवल पे पहुंचे। जापान में बेटियां बनी पहलवान, हॉकी के मैदान में रच दिया इतिहास। एक 41 साल का इंतजार अब खत्म होने को है। ये वो लम्हा है जिसका इंतजार भारत ने 4 दशकों से किया। हिंदुस्तान की बेटियों ने टोक्यो में इतिहास रचकर साबित कर दिया कि इतिहास मिनटों में नहीं बनते, कई बार दशक लग जाते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो दुनिया देखती है। जैसे हिंद की बेटियों को इस वक्त पूरी दुनिया निहार रही है। उनके चट्टान सरीखे हौसलों को देख 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पस्त हो गई। भारतीय महिलाओं के सेमीफाइनल में पहुंचने से मेडल की उम्मीद को पंख लग गए। जैसे मानो इस बार देश की बेटियों ने ठान लिया है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। खेल के 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर भारत की ओर से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने दागा और उनके ही उस गोल ने ऑस्ट्रेलिया के नाम शिकस्त लिख दी। अपनी बेटी के इस गोल पर यूं तो पूरा देश इतरा रहा है, लेकिन प्रयागराज का जोश कुछ ज्यादा ही हाई है, क्योंकि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक लौता गोल दागने वाली गुरजीत कौर और विनिंग टीम में शामिल निशा वारसी प्रयागराज के DRM ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात है। और इसी DRM ऑफिस में गुरजीत और निशा वारसी की कोच पुष्पा श्रीवास्तव भी काम करती हैं, जिन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार बेटियां मेडल लेकर जरूर लौटेंगी। इलाहाबाद रेलवे और पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐतिहासिक काम उन्होंने आज जो कर दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि क्वार्टर फाइनल में गुरजीत डेक से, जो इससे पहले हमारी टीम इतनी मेहनत नहीं खेली थी, पूल के मैचेस में बहुत ही मतलब वो गेम नहीं खेला जो आज उन्होंने खेला। शिष्य के जीतने पर जो खुशी गुरु को होती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात साफ है, पुष्पा श्रीवास्तव ने भारत को वो नगीने दिए जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा। वहीं गुरजीत कौर के घर पर जश्न का माहौल है। गुरजीत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती है और प्लस ड्रैग फ्लिकर है। ड्रैग के साथ साथ काफ़ी इंजरीज भी होती हैं, जिसकी वजह से मतलब उसको काफ़ी बार फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें, बट वो फिर भी एक मतलब बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करती है। वो ये नहीं सोचती है कि मतलब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जो भी आज मतलब वो गोल वगैरह स्कोर करेगी या जो भी है, उसकी उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी की हुई है कैंप्स में। ये हम सभी के लिए एकदम, इससे कहते हैं कि एक हिस्टोरिक दिन है कम से कम महिला हॉकी के इतिहास में। तो इसको एकदम हम लोग एक अचीवमेंट, एक उत्साह, एक हर्ष के रूप में देख रहे हैं कि पहली बार भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची है। भारत के लिए ये दोहरी खुशी है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के हिस्से ये खुशी पहली बार आई, क्योंकि 1980 में जब पहली बार ओलंपिक में महिला हॉकी शुरू हुई तब भारतीय टीम एक पायदान से चूक गई थी। लेकिन इस बार बेटियों के इरादे बता रहे हैं कि वो जीत कर ही लौटेंगी। भारतीय टीम का सेमीफाइनल अर्जेंटीना से है, जो भारत की इन धाकड़ बेटियों को देखकर ही खौफ में होगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।